नमस्कार। आज कक्षा 12 के रसायन विज्ञान की कक्षा में सभी भैयाओं का स्वागत है। आज मैं एक नए चैप्टर का वीडियो देने वाला हूँ। वह चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपको ध्यान में होगा 11th में बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में कि किसी मैटर का 3 स्टेट है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। 11th आपने गैस स्टेट के बारे में डिटेल पढ़ा था, थोड़ा सा लिक्विड स्टेट पढ़ा था। सॉलिड स्टेट मैंने बताया था कि उसको 12th में आपको पढ़ना है। सॉलिड स्टेट में सबसे पहली बात है कि सॉलिड क्या होता है। तो जैसा कि जनरल डेफिनेशन आपको पता है क्या कि वह सब्सटेंस जिनके शेप और वॉल्यूम दोनों निश्चित होते हैं उसको सॉलिड बोलते हैं। जैसे वुड, लकड़ी, पत्थर, अर्थात जिनकी आकार और आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, निश्चित होता है, उसको सॉलिड कहते हैं। अब ये सॉलिड का एक और भी डेफिनेशन आप जानते होंगे, क्यों रिजिड होते हैं, यानी क्या क्या उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सॉलिड जो है डेफिनिट मास होते हैं, डेफिनिट वॉल्यूम होते हैं, डेफिनिट शेप होते हैं। ठीक है, डेफिनिट शेप होते हैं। ये भी आपको पता है क्यों डेफिनेट होते हैं, निश्चित क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत अधिक काम करता है, मॉलिक्यूल्स पास पास में होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए इनके शेप, वॉल्यूम और मास फिक्स्ड होते हैं। दूसरा ये भी आप सुने होंगे कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं किसी भी टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, किसी भी टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होती है। और ये भी आपने जानते होंगे कि यह इनकम्प्रेसिबल है, अर्थात इसको लकड़ी से है, स्टोन है, उसको दबा करके उनके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात इनकम्प्रेसिबल और रिजिड, ऐसे कल इस तरह का होते हैं। तो ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड्स के बारे में जो आप ऑलरेडी पहले से आप जानते हैं। दूसरा हमारा ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। जैसे आपने सोचा होगा, कभी से भी बताया हमने कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब दैट इज द मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। इन जनरल इसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उस सॉलिड के अंदर किस प्रकार अरेंज है। किस प्रकार अरेंज का मतलब हमारा ये है कि कभी आपने देखा होगा कि लकड़ी को काट रहे हैं, आराम से कट रहा है, उसका ईंट को काटते हैं तो जल्दी कटता नहीं है, कहीं से टूट जाता है। तो इसके बारे में अगर गहन अध्ययन करें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में अर्थात सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है किस प्रकार अरेंज होते हैं, उनके आधार पर 2 तरह के सॉलिड होते हैं। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जितने भी पाउडर्ड फॉर्म में हैं, पीस करके पाउडर बनाए गए हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड वह सॉलिड होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर फॉर्म में होते हैं। रेगुलर फॉर्म के मतलब कि जैसे आपने कहा जाए कि ईंट को आप रखिए, मतलब एक के बाद ऐसे रखते चले जाइए, फिर क्या ईंट रखिए तो उसी के ऊपर दूसरा रख दीजिए, ये एक रेगुलर फॉर्म हो गया। एक निश्चित दूरी के बाद दूसरा ईंट आएगा, तो ये रेगुलर फॉर्म होता है। जो रेगुलर फॉर्म में अगर आइटम मॉलिक्यूल साइंस है उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे लकड़ी है, सोडियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये अधिकांश आयनिक होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरी बात आती है एमॉर्फस सॉलिड, अर्थात वह सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वह रेगुलर फॉर्म में नहीं है बल्कि इरेगुलर फॉर्म है। इरेगुलर फॉर्म मतलब तितर बितर है। जैसे मान लीजिए कि मिस्त्री जो ईंट की जोड़ाई करते हैं, एक ईंट की जोड़ाई करते हैं और दूसरे जो रदर चलाते हैं तो देखते हैं कि कहाँ हमारा ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट पर ईंट को रखते हैं। लेकिन ऐसा नाप करके नहीं रखते हैं कि जितना इधर होना चाहिए उतना इधर होना चाहिए, मतलब उसका कोई एक रेंज नहीं है। इसको हम कह सकते हैं कि अलग अलग रेंज पर वो रखे जाते हैं, डिसऑर्डर फॉर्म में रखे जाते हैं, तो उसको कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्या कहते हैं?
एमार्फस सॉलिड। इसलिए कहा जाता है कि एक निश्चित दूरी के बाद कहीं जोड़ कम दूरी पर दिखाई देगा, कहीं अधिक दूरी पर दिखाई देगा, यानी उसका निश्चित नहीं है, तो उसको हम कहेंगे वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का है। यानी एमार्फस सॉलिड हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर का है और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का है। ठीक है। दूसरा इनकी जो प्रॉपर्टी है उनके आधार पर भी आप कर सकते हैं, जैसे आपका दे सकते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होती है, सबको ध्यान में होगा, लेकिन एमार्फस सॉलिड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होती है। जैसे प्लास्टिक मिला हुआ आपके शीशा, ये थोड़ा सा हीट पाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए ऐसा नहीं कि निश्चित टेम्परेचर पर ही वो पिघलेगा, प्लास्टिक निश्चित टेम्परेचर पिघला, ऐसा कहेंगे। तो ये सभी आपके एमार्फस सॉलिड होते हैं। दूसरा जो अननोन प्रॉपर्टी है जो आप नहीं जानते होंगे, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी और एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिक्स की कुछ प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, जैसे डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर उसी तरह से आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ये सभी क्या है आपके, ये फिजिक्स की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी अगर सॉलिड के अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे बाएं दाएं ऊपर नीचे अलग अलग डायरेक्शन में उनकी वैल्यू अलग अलग आती है, तो उसको एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी और फिजिकल जो प्रॉपर्टी है आपकी, उनकी वैल्यू अलग अलग होती है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन दूसरा आपकी आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस, डेंसिटी किसी भी डायरेक्शन में अगर मेजर किया जाए तो एक जैसा आता है। यह एक जैसा केवल एमार्फस सॉलिड में ही आता है, इसलिए उसको कहते हैं कि एमार्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये समझ में आ गया उसको कि एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होता है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है। तो किसी भी सॉलिड की वह प्रॉपर्टी जो विभिन्न डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आती है उसको आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, अगर डिफरेंट आती है तो उसको एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और एमार्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। दूसरा हमारा आता है कि अगर क्लीवेज प्रॉपर्टी देखा जाए तो क्लीवेज प्रॉपर्टी में अगर चाकू से काटते हैं तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका सरफेस कटने के बाद चिकना स्मूथ दिखाई देता है, लेकिन वही अगर एमार्फस सॉलिड है तो वह चिकना नहीं होगा, किसी न किसी कॉर्नर्स में इधर उधर टूट जाता है। काटने के बाद उनका जो सरफेस होता है वह स्मूथ नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है, वो बदल बदल करके होता है। ठीक है। दूसरा हमारा आता है कि अगर उनकी प्रॉपर्टी नाम दिया जाए तो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रू समान निश्चित रूप से अच्छा है, ट्रू सॉलिड है। लेकिन एमार्फस सॉलिड क्या है, सीडो सॉलिड है। क्यों सीडो सॉलिड है, इसकी एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक पिघलता है तो पानी की तरह हो जाता है। ठीक है। कभी आपने देखा होगा एंशिएंट सिविलाइजेशन में जब दरवाजे खिड़कियों पर शीशे का दरवाजा बनाया जाता था तो कुछ दिनों के बाद उसके निचला ऐसा मोटा हो जाता था और ऊपर पतला रहता था। ऐसा क्यों होता था? तो आप सोच सकते हैं कि जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो शीशे का पिघलना शुरू हो जाता है और नीचे नीचे पिघल करके आता है, नीचे मोटा हो जाता है, ऊपर पतला होता है। तो हम केमिस्ट्री भाषा में कह सकते हैं कि जो शीशा में प्लास्टिक मिला हुआ है वह एमार्फस सॉलिड है, लेकिन जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है, गर्म होता है तो उनका क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है और क्रिस्टलाइजेशन के कारण उनका जो थिकनेस होती है नीचे की तरफ वह बढ़ जाती है। एक और उसी पर प्रश्न आता था, पूछा जाता है, किताब पुस्तक में आपको दिया हुआ देख सकते हैं कि पहले का कलर्ड शीशा होता है लेकिन धीरे धीरे वो व्हाइट क्यों हो जाता है। कलर्ड शीशा आप दरवाजे में लगाते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद व्हाइट क्यों हो जाता है? तो इसलिए हो जाता है कि कलर्ड जो उसके होते हैं वह प्लास्टिक का होता है, वो पिघलते पिघलते नीचे की तरफ आ जाता है
और केवल उसका व्हाइट पार्ट ही बचता है, ठीक है। इस वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उसमें भी कह सकते हैं कि सम क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के कारण जो होता है उनके कलर चेंज हो जाते हैं, व्हाइट हो जाता है या थिकनेस बढ़ जाती है। तो इस सब मिलाकर के आप क्या कह सकते हैं कि उस सॉलिड के अंदर लिक्विड की तरफ फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। इस टेंडेंसी की वजह से एमार्फस सॉलिड को हम सीडो सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडो सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जिनके आधार पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो कभी कभी इस स्थिति में सॉलिड स्टेट में आते हैं, लेकिन उनका नेचर कोवलेंट है। आपको पता होगा कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल उन्हीं को कहते हैं जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अर्थात मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं? वह सॉलिड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के रूप में रहते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स के रूप में जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का नाम सुने होंगे। नॉन पोलर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका ये HCl है, HCl में क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत का अंतर होता है। इस वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो खींचता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, दे देता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से ये जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्रिएट हो रहा है, इसको हम घटना को पोलराइजेशन कहते हैं। और जिस कंपाउंड के अंदर होता है उस कंपाउंड को पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर सबको? तो इस तरह से आपका ये जो HCl है वो पोलर है। लेकिन यहीं पर हम लेते हैं H, ये भी H है, ये भी H है, दोनों के एटम सेम है, दोनों के इलेक्ट्रिसिटी सेम है। तो ये पोलराइजेशन जैसी घटना इनके साथ नहीं हो सकता। तो ये कहलाएगा नॉन पोलर और ये कहलाएगा पोलर। क्लियर? तो ये आपका पोलर सॉलिड है। HCl क्या है? पोलर सॉलिड है। और ये क्या है? नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है। तो हम इस मॉलिक्यूल को पोलर और नॉन पोलर दो तरह के सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के मतलब कि आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन NOON ये सबको ध्यान होगा कि हाइड्रोजन NON यानी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ऐसा सॉलिड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं उसको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। क्लियर? तो ये आपका HF है, H2O है और NH है, ठीक है। HF है, H2O है और NH है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर सबको? दूसरा हमारा है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या है? आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड क्या है? अर्थात वह सॉलिड जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जैसे आपका NaCl। आयनिक सॉलिड जिनमें NaCl आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। कैसे पाया जाता है सबको पता है, आप ये पढ़े हैं 281 और ये 287, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल देगा और निकाल करके Na+ और Cl-। तो दो अपोजिट चार्ज है, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स कार्य करता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है, इसलिए वह स्टार होता है। तो इनकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले से आप जानते हैं
ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और दूसरा यदि आप जानते हैं कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ये आयनिक सॉलिड है, चाहे NaCl लीजिए, KCl लीजिए, चाहे जो का दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड क्या है? मेटालिक सॉलिड जैसे कॉपर, आयरन, ये क्या है? मेटालिक सॉलिड। कॉपर और आयरन क्या है? मेटालिक सॉलिड। वह सॉलिड जिसमें मेटालिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं, वह सॉलिड जिसमें मेटालिक बॉन्ड पाए जाते हैं। आपको ध्यान होगा, इस मान लीजिए किसी मेटल का ये सीट है, ये मेटल का सीट है और ये न्यूक्लियस है और इनके पास इलेक्ट्रॉन चल रहा है। फिर आपका ये न्यूक्लियस है और इनके इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, फिर न्यूक्लियस है, इनके इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, फिर ये न्यूक्लियस है, इनके इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, इनके इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये न्यूक्लियस है और इनके इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो ये हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये पॉजिटिव कर्नेल्स कहलाता है। पॉजिटिव कर्नेल्स, ये पॉजिटिव कर्नेल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव कर्नेल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच जो फोर्स कार्य करता है उस फोर्स को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस मेटालिक बॉन्ड वाले जितने भी सॉलिड है उसको हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड। क्या बोलते हैं? मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड्स हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं और हीट भी होते हैं, लस्ट्रस भी होते हैं और कुछ केस में यह कलर्ड दिखाई देते हैं। और इनका देखा जाए तो मेटल की जितनी प्रॉपर्टी होती हैं जैसे डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी या सोनरस, ये सभी चीजें इसमें दिखाई देती हैं, ठीक है। ये मेटालिक सॉलिड होता है। दूसरा हमारा है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड ऑफ क्रिस्टल, इसको कह सकते हैं। आपको ध्यान में होगा कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं जिसमें डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिस्टर फुलरी है। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के बारे में डिटेल में आप जानते हैं कि डायमंड जो नेटवर्क स्ट्रक्चर शो करता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और जुड़ करके नेटवर्किंग स्ट्रक्चर देते हैं और इसी नेटवर्किंग स्ट्रक्चर के कारण डायमंड हार्ड होता है। तो ध्यान होगा, तो इस तरह के सॉलिड जो नेटवर्किंग स्ट्रक्चर देते हैं उनको हम क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। कौन सा सॉलिड? नेटवर्क सॉलिड या जिएंट मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? जिएंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसी तरह से ग्रेफाइट है आपका। ग्रेफाइट भी एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े रहते हैं, वो एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर देते हैं। लेयर्ड स्ट्रक्चर के कारण ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन आपके डायमंड जो होता है वह हार्ड होता है। ग्रेफाइट कंडक्टर होता है जबकि डायमंड आपके हार्ड होते हैं। सबको पता है डायमंड कंडक्टर नॉन कंडक्टर है और ग्रेफाइट कंडक्टर का काम करता है, ठीक है। सबको ध्यान में होगा इसमें कि इनको नेटवर्क सॉलिड की तरह से है। पीछे पुस्तक में आपकी एक सारणी दिया हुआ है, उससे प्रश्न आते हैं, उसको आप ध्यान से देखें, याद करें और तैयारी करें, क्योंकि सारणी में अलग अलग सभी को आसानी से प्रश्न बनाते हैं। 4 एग्जाम्पल दे दिया और कहा उसमें से कौन सा आयनिक सॉलिड है उसको छांटिए। तो थोड़ा सा आइडिया आपके पास रहेगा तो बना सकते हैं। उस कंपाउंड में ऐसा दिख रहा है कोई एक मेटल है तो दूसरा नॉन मेटल होगा, क्योंकि 2 मेटल किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो एक अगर मेटल आपको दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से आयनिक बॉन्ड होगा, दोनों नॉन मेटल दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से नॉन आयनिक होगा या मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। तो कुछ आइडिया आपके दिमाग में रहेगा तो प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। क्लियर सबको?
अब दूसरी बात हमारी ये आती है कि जो जितने भी सॉलिड है वह 3 डायमेंशन होते हैं, यानी उस सॉलिड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और ये 3 डायमेंशन स्पेस को हम स्पेस लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। जैसे मान लीजिए कि एक चाक का डब्बा आपने देखा होगा और उस चाक के डब्बे को, जैसे हमारे पास एक चाक का डब्बा है। इस चाक के डब्बा में क्या है, आप ध्यान से देखिए, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई और इतनी ऊंचाई हो गई। ये 3 डायमेंशन की है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम दूसरा चाक का डब्बा इधर से जोड़ दें, फिर इधर से जोड़ दें, फिर इधर से जोड़ दें, फिर माने जितना इनके पास फेस है, फेस के मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। माने 2 आमने सामने, फिर 2 आमने सामने और एक ऊपर और एक नीचे। तो किसी भी सॉलिड का 6 फेस होते हैं और 6 फेस पर एक एक हम चाक का डब्बा ऐसे जोड़ दें तो वह भी एक क्या कहलाएगा, 3 डायमेंशनल स्पेस कहलाएगा, ठीक है। यानी ऐसा इस तरह का डब्बा वो बड़ा एक आकार ले लेगा, उसको हम क्यूब कह सकते हैं या क्यूबाइड कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा जो क्यूबाइड बना हुआ है उसका एक छोटा सा इकाई क्या था, एक चाक का डब्बा था। तो एक चाक के डब्बे को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं या क्यूबिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और जो बड़ा जिसमें से एक टुकड़ा आप दिखा रहे हैं, उस टुकड़ा को यानी पूरे भाग को जो 3 डायमेंशनल स्पेस में दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं, ठीक है। तो इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस and a repeating unit which repeat over and over and form space lattice known as unit cell or cubic system। क्लियर? पुस्तक में आपकी इसकी प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि ये क्या है, आपको ध्यान में हुआ है हमसे कि सभी कार्नर्स 90 पर हैं और इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो पुस्तक में आपके अल्फा, बीटा, गामा से प्रदर्शित किया है और उनके साइड भी अलग अलग किया है, ठीक है सबको। अब आइए दूसरी बात हमारी ये है कि ये जो क्यूबिक सिस्टम है वह क्यूबिक सिस्टम में कुछ आकार दिए हुए हैं जिनके आधार पर हम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सिंपल क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम क्या है? अर्थात वह क्यूबिक सिस्टम जिसमें एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस केवल इनके कार्नर्स पे होते हैं। किस पे होते हैं? कार्नर्स पे। कितने कार्नर्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्नर्स होते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा बाल रख दें और वह बाल से हम इतने जितना ये यूनिट सेल है उसके चारों तरफ से ऊपर नीचे बाएं दाएं सटाएं तो आप देखेंगे कि उस बाल से हम कितने कार्नर्स को सटा सकते हैं। तो 8 कार्नर को सटा सकते हैं। तो 1 पर कितना हिस्सा आएगा एक बाल का? 1/8 आएगा। 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 कार्नर है। तो 8 × 1/8 अर्थात एक एटम होल सिंपल क्यूबिक सिस्टम में एटम होते हैं। क्लियर? दूसरा हमारा आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। तो वह क्यूबिक सिस्टम जिसमें एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस केवल कार्नर्स पे हैं और एक इनके अंदर, एक पूरा होल एटम इनके अंदर है, तो उसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में 2 तरह के पाए जाते हैं। ये सबको। दूसरा हमारा आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम क्या है? तो वह क्यूबिक सिस्टम जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वह कार्नर्स पे हैं और इनके साथ साथ सभी फेस पे हैं। तो आप बताइए किसी एक को फेस पे लीजिए। तो अब जैसे मान लीजिए आपके सामने ये फेस दिखाई दे रहा है, इस फेस पर हम एक ही कार्नर सटा सकते हैं, यूनिट सेल, एक ही यूनिट सेल सटा सकते हैं। तो दोनों के बीच में एक ही बाल रख सकते हैं। तो उस बाल का आधा हिस्सा इसमें रहेगा और आधा हिस्सा इसमें रहेगा। बताइए, यानी कि एक यूनिट सेल के एक हिस्से पर केवल 1/2 एटम होगा। तो कुल फेस कितने हैं? 6 है। तो
कितना आइटम हो जाएंगे, 1/2 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 3, कितना होगा 3। ठीक है, तो फेस से 3 हो गया और कॉर्नर से 1 हो गया। ठीक, कुल कितना हो गया 4। तो फेस सेंटर्ड में 4 आइटम होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में 2 आइटम होते हैं, सिंपल क्यूबिक में 1 आइटम होते हैं। एक इंड सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम है। इंड सेंटर्ड में क्या होता है कि आधा हिस्सा आपके सामने वाले फेस में है, तो आधा हिस्सा इसके पीछे वाले मतलब अपोजिट फेस पे होते हैं। वह क्यूबिक सिस्टम जिसमें आधा आइटम अपोजिट फेस पे होते हैं, आधा आधा, तो उसको हम क्या कहेंगे इंड सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। कॉर्नर्स का 1 आइटम और अपोजिट साइड का आधा आधा 1 हो गया, 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो 2 आइटम आपको मिल जाते हैं। तो इंड सेंटर्ड में भी 2 है, बॉडी सेंटर्ड में भी 2 है, लेकिन दोनों का कंडीशन अलग अलग है। इसको अगर ध्यान देंगे तो सॉलिड स्टेट बहुत ही रुचिकर हो जाएगा, समझ में आसानी से आ जाएगा। तो आज के लिए इतने, धन्यवाद। कल फिर आपको अगला वीडियो में इसके आगे काम दूंगा फिगर के साथ। इतना आप ध्यान रखिए। डेरिवेशन भी इसमें ज़्यादा करना है, इसलिए ब्लैक बोर्ड से डेरिवेशन करते हुए वीडियो हम देंगे। धन्यवाद।